नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उन तीन बहुत ही अहम इंडियन काउंसिल एक्ट्स को समझने वाले हैं जिन्होंने भारत की शासन व्यवस्था की दिशा ही बदल दी। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़े विद्रोह के बाद। जी हाँ, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने ब्रिटिश सरकार को आप कह सकते हैं जड़ से हिला दिया और उन्हें अपनी पूरी की पूरी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, 1857 के उस बड़े विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ ताकत के दम पर भारत पर लंबे समय तक शासन करना मुमकिन नहीं है। उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए होगा। और बस इसी सोच के साथ ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 एक्ट्स पास किए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट की। ये भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहली कोशिश थी भारतीयों को शासन में औपचारिक तौर पर शामिल करने की। असल में इसी एक्ट ने प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव रखी। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को जोड़ा गया। इसमें वाइसराय को यह अधिकार मिला कि वो कुछ भारतीयों को अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। 1862 में उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नामित किया। ये थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। भले ही ये एक सांकेतिक कदम था, पर हाँ, एक शुरुआत जरूर थी। इस एक्ट में और भी बहुत कुछ था। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी कानूनी शक्तियां वापस देकर विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब में नई विधान परिषदें बनाने का रास्ता खोला। और हां, वाइसरॉय को इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की ताकत भी दी गई। इसी एक्ट के जरिए पोर्टफोलियो सिस्टम को भी औपचारिक मान्यता मिल गई। ये सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही शुरू कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब था कि वायसराय की परिषद के हर सदस्य को एक या ज्यादा सरकारी विभागों का इंचार्ज बना दिया गया। इससे जाहिर है सरकारी कामकाज काफी व्यवस्थित हो गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1892 के एक्ट पर। यह कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव नहीं था, बल्कि सुधारों की दिशा में एक और कह सकते हैं काफी सतर्कता से उठाया गया कदम था। तो इसमें क्या बदला? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई, लेकिन सरकारी बहुमत को कायम रखा। लेकिन हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति परिषदों को मिली। वो अब बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से सवाल भी पूछ सकते थे। और ये बात दिखाती है कि ये सुधार कितने संकोच के साथ किए जा रहे थे। देखिए, एक्ट में चुनाव का एक सीमित और इनडायरेक्ट प्रावधान तो था, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल करने से बचा गया। इसे नामांकन कहा गया, जो कुछ संस्थाओं की सिफारिश पर होता था। और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक बहुत बड़ी और नतीजों के लिहाज से एक विभाजनकारी छलांग थी। इस एक्ट के तहत जो बदलाव हुए, उनका पैमाना आप इसी एक नंबर से समझ सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से सीधे बढ़ाकर 60 कर दी गई। एक और बहुत दिलचस्प बात हुई। केंद्रीय विधान परिषद में तो ब्रिटिश बहुमत बना रहा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में पहली बार गैर सरकारी यानी भारतीय बहुमत की अनुमति दी गई। ये एक बहुत ही अहम फर्क था। इस एक्ट ने एक और इतिहास रचा। पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय की सबसे ताकतवर यानी कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। और ये सम्मान मिला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, जो कानून सदस्य के रूप में शामिल हुए। लेकिन इस एक्ट का सबसे विवादास्पद पहलू था पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटर ही कर सकते थे। इस एक कदम ने कह सकते हैं सांप्रदायिकता को एक कानूनी आधार दे दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पर जाना जाने लगा। तो इन तीनों एक्ट्स की यात्रा हमें कहां तक ले आई? इनकी स्थायी विरासत क्या रही? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। ये पूरी कहानी एक तरह का विकास दिखाती है। 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया से सिर्फ एक जुड़ाव की शुरुआत हुई। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव की एक झलक मिली और 1909 तक आते आते पृथक निर्वाचन मंडल की एक जटिल और दूरगामी असर वाली व्यवस्था हमारे सामने थी। और अंत में ये एक्ट्स एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये सच में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का एक मार्ग थे,
या फिर इन्होंने अनजाने में वो बीज बो दिए जिनसे आगे चलकर देश का विभाजन हुआ? ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज भी बहस होती है।